नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर पांडे और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज अंतिम बाजी की शुरुआत आपके फायदे के साथ ही हो रही है। दो बड़ी खबर आई है मिहिर इस बीच। पहला फायदा आपको मिल रहा है अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, 30 लाख तक का होम लोन है तो आपको 25% 25 BPS कम आपको ब्याज देना पड़ेगा। बोलेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा SBI को। और दूसरा, मारुति की अगर आप गाड़ी चलाना चाह रहे हैं या फिर चलाने की इच्छा है आपकी, तो आपको 2 गाड़ियों पर डिस्काउंट मिल रहा है, वो सिलेरियो पे और वैगन आर पे, जिसपे 30 से 35% का डिस्काउंट है। तो इसी शुभ नोट के साथ, इसी अच्छी खबर के साथ अंतिम बाजी की शुरुआत छोड़ दी, लेकिन मेट्रो के किराए बढ़ने वाले चलो इसलिए शायद गाड़ी पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है कि मेट्रो में आप ले जाए। आगे बढ़ते हैं और अंतिम बाजी की शुरुआत करते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग वाली खबर से। एक बार कैलकुलेशन भी आपके सामने आ जाएगी कि 25 BPS जब घटेगा तो आपका EMI जो है कितनी कम हो जाएगी। फिलहाल 30 लाख तक कम के लोन के लिए ये 25 BPS की कटौती है। एक और भी है, अगर आपके पास 30 लाख से ज़्यादा का लोन है तब 10 BPS यानी कि 0.10% की भी कटौती यहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी खबर है। और मिहिर, ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि अब RBI के वर्डिक्ट की ना वेट नहीं होती है। ये बिना फैसले के, बिना मीटिंग के अब बैंक अपने आप से ये फैसला लेने लगे हैं। इट्स अ गुड साइन, आई थिंक सो। नहीं, देखिए, आपको याद होगा जिस दिन पॉलिसी अनाउंस हुई थी ना, उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे कि RBI ने तो क्लियर सिग्नल दे दिया कि हमारा स्टांस चेंज हो गया है, तो अब हम अकोमोडेटिव स्टांस में नहीं है। अब ये ज़रूरत बैंकों की है कि ये अपना क्रेडिट ऑफटेक बढ़ाए, उसे स्पर्ट करें। और इसलिए उन्होंने इनफैक्ट तब RBI ने भी कहा था कि हर बैंक को इंडिविजुअली देखना चाहिए कि उनकी बैलेंस शीट पर कितना रूम है और कितना वो रिलीफ दे सकते हैं। ये हाउसिंग पे इसलिए भी छूट दी जा रही है कि हाउसिंग को लेकर सरकार की मुहिम भी है, अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट भी है। बनस्पत आप कमर्शियल या फिर ऑटो में चले जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा टफ है, भी मुश्किल। देखिए, ऑटो में क्या है कि ऑफटेक तो चल ही रहा है, हमने डिमोनेटाइजेशन के बाद भी देखा। जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो एक तो कॉर्पोरेट क्रेडिट में है और दूसरा आपके हाउसिंग क्रेडिट में है। तो वहाँ पर अब क्योंकि एक तो सरकार की इतनी सारी पहल चल रही है और इन्हें भी, अब देखिए SBI ने भी इनफैक्ट जो लो कॉस्ट हाउसिंग है वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा दिया है। जो रेट कट है वो 30 लाख से ऊपर की कैटेगरी में 10 बेसिस पॉइंट का कट है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि रेट कट होना अपने आप में ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसलेट हो जाए कि उतने घर ज़्यादा खरीदे जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक ट्रिगर इससे मिलता है। एक जो बायर है उसके लिए एक सिग्नल होता है कि कम से कम, आमतौर पर जो बायर होता है उसके मन में डर यही होता है कि कहीं मैंने लोन लिया और उसके बाद महंगा हो गया तो, या ब्याज की दर बढ़ गई तो ये उसके लिए एक सिग्नल होता है और वो आई थिंक अहम है। ठीक है, इस बीच आपको दूसरी खबर भी बता देते हैं। दूसरी खबर है मारुति से जुड़ी हुई। वैगन आर 30,000 रुपये सस्ती हो सकती है, सिलेरियो भी 35,000 रुपये सस्ती होने वाली है। तो 2 अहम खबर है जिसके बेसिस पर आज आपका दिन कम से कम शुभ है और आने वाला दिन भी शुभ होगा। इस बीच ना नंबर्स भी आ रहे हैं, ये खबर तो आपकी स्क्रीन पर आएगी। नंबर्स भी आ रहे हैं, वेल्सपन के नंबर आए, नंबर बहुत शानदार है, इसलिए बताना इसलिए इस बीच में बहुत ज़रूरी हो गया। ये 8% एकाएक शेयर उछला है क्योंकि इसका प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना हो गया। ये 13 करोड़ का मुनाफा अब 60 करोड़ को पार कर गया। ये वेल्सपन का शेयर आप देख पा रहे हैं, एकाएक 6% ऊपर है और ये अच्छे मुनाफे की बदौलत इस समय चल रहा है। इसका अबिट भी करीब 104 से 132 पे पहुंचा। ऑपरेशन फ्रंट पे, मार्केट के फ्रंट पे अगर आप देखें नंबर्स मार्केट की उम्मीद से ठीक है। तो 3 खबर आपके पास आई पहले अर्ली स्टेज के अंदर। वेल्सपन कॉप, इस पे आप नज़र रखें। इसके अलावा आपको अभी और शेयर भी मिल जाएंगे। नताशा शंकर मेरे साथ हैं, इस बीच गौरव बिस्सा भी जुड़ चुके हैं और राकेश बंसल भी, टेक्निकल एनालिस्ट भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब इन सबसे बातचीत करते हैं टेक्निकल फंडामेंटल डेरिवेटिव लिहाज से ये चर्चा आप शुरू करते हैं। पहले तो गौरव, एक बार आपसे ये एक तो अभी आपने शेयर देखा SBI का, इसमें अच्छा मोमेंटम आया है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है, F&O का डाटा क्या कहता है, अब एक बार होल्ड करना चाहिए SBI को? गुड आफ्टरनून। देखिए, डेटा अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। 300 कॉल ऑप्शन में सबसे अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर ये 300 स्पॉट में आज क्लोजिंग देता है तो कल पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर से एक थोड़ा गैप अप देखने मिले 1% वगैरह का, और बाद में ये थोड़ा 315 के लेवल टेस्ट कर ले। तो यहाँ पे नहीं, थोड़ा अगर ऊपर में अगर बाय करते हैं, 300 का स्पॉट सस्टेन करते हैं, तब अगर आप बाय करते हैं तो 1% की स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 10 रुपये का टारगेट होगा तो 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल आपका काफ़ी हो जाएगा। तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे सबसे इसमें पॉजिटिव बायस रहना चाहिए। इस बीच 30 लाख का जो लोन है उस पर SBI ने जो रेट कट किया है उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो EMI है आपकी वो ऑलमोस्ट 570 रुपये प्रति महीने घटेगी इसके चलते। खैर, एक बार वेल्सपन को देखते हैं। कंपनी ने जो नंबर्स रिपोर्ट किए हैं उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम वेल्सपन पर देखने को मिल रहा है और काउंटर इस समय करीब 6.5% ऊपर यानी 87 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो वेल्सपन इंट्राडे हाई पर नंबर्स आने के बाद 88 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
राकेश बंसल भी हमारे साथ हैं। राकेश शुक्रिया। वेल्सपन कॉप कैसा लग रहा है चार्ट आपको अब एज वी स्पीक 7.5% ऊपर? देखिए मीर, अभी से पहले अगर कल तक आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक साइडवेज जोन के अंदर था और आज ही आप देखें तो नतीजों के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 84.5 के ऊपर। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर अब पॉजिटिव हुआ है और एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। चलिए राकेश एक काम करते हैं, हमारे साथ फिलहाल रजनीश कुमार जुड़े हैं SBI से, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। SBI जब भी रेट कट करता है तो अपने आप में बड़ी खबर होती है और अक्सर कंज्यूमर को यही लगता है कि थोड़ा और कर देते, लेकिन ये अच्छा है, इट्स अ सरप्राइज मूव। एंड व्हाट वाज द ट्रिगर बिहाइंड इट? नहीं देखिए, ये तो बड़ा रेट कट है। ट्रिगर यही है कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई घर लें और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम एक उनको भी इंड्यूसमेंट रहेगा कि चलिए स्टेट बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है और वो सबसे बड़ा होम लोन प्रोवाइडर है, तो उसने एक इनिशिएटिव लिया है और अफोर्डेबल हाउसिंग पे गवर्नमेंट का भी बहुत एम्फेसिस है। तो ये हम लोगों ने सोचा कि ये एक ऐसा उचित समय है कि थोड़ा सा इस सेक्टर को पुश करने की जरूरत है जी। और अपना तो बिजनेस इंटरेस्ट रहता ही है। अगर कोई भी रेट कट किया है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे हमारा जो होम लोन पोर्टफोलियो है उसमें ग्रोथ आएगी और ये थोड़ा लीजिंग सीजन भी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है और मैं समझता हूँ कि 30 लाख तक के लोन उनका रेट बहुत अट्रैक्टिव अब स्टेट बैंक ने कर दिया है। हालांकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 9 मई से लेके और 31 जुलाई तक जो भी लोन सैंक्शन होंगे उनको ये जो बेनिफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन रजनीश जी एक बात बताइए, ये 30 लाख या उससे नीचे के होम लोन या फिर अप टू 30 लाख की जो कैटेगरी है, उसमें फिलहाल क्रेडिट ऑफटेक कैसा है, कितनी डिमांड है? नहीं देखिए, हमारा तो क्रेडिट ऑफटेक अच्छा ही है। ऑलमोस्ट 50% हमारे लोन इसी कैटेगरी में होते हैं। ओके। स्टेट बैंक के, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है वो सभी तरह के सेंटर्स पे है और इसलिए एवरेज जो वर्कआउट होता है 30 लाख तक का, वो सेगमेंट लगभग 50% है स्टेट बैंक के लिए। साथ ही रजनीश जी, जैसे आपने कहा कि ये एक तो लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो 9 मई से लेकर 31 जुलाई तक ये लागू होगा। उसके बाद क्या ये रिवाइज हो सकता है, अपवर्ड रिवाइज हो जाएगा, या फिर तभी भी गुंजाइश अगर बचती है तो आप इसे और घटा सकते हैं या फिर एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हैं लेवल्स पे? देखिए, ये तो हम हर महीने रिव्यू करते हैं अपने जो डिपॉजिट रेट्स और लैंडिंग रेट्स हैं वो एल्को में रिव्यू करते हैं और जुलाई तक तो अभी मई और जून 2 मीटिंग होंगी, तो कैसा ट्रेंड रहता है डिपॉजिट का, बिजनेस का, लैंडिंग का, सारी बातों को देखते हुए फिर उस समय उचित निर्णय लिया जाएगा। सर ये सिर्फ हाउसिंग के लिए है, मान के चलें आगे ऑटो और जो सेगमेंट है आपके लोन के, वहाँ पे भी कुछ गुंजाइश है? अभी तो नहीं लग रही। अभी तो ये हाउसिंग के लिए है, क्योंकि हाउसिंग में थोड़ा बैंक को 30 लाख तक के लोन में कैपिटल में भी एडवांटेज रहता है, तो ये उसी बेसिस पे करा गया है। रजनीश जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है, गोइंग फॉरवर्ड ट्रैजेक्टरी रेट्स की किस तरफ रह सकती है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। जिस तरह की क्रेडिट ऑफटेक है, इकोनॉमिक रिवाइवल जिस तरह से चल रहा है एज ऑफ नाउ, और एज ऑफ नाउ मॉनसून की जो एक्सपेक्टेशन है, उन सबको जोड़कर अगर हम देखें तो ओवरऑल जो डायरेक्ट कंज्यूमर से लिंक्ड लोन्स हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या फिर ऑटो लोन हो, इसकी ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग रेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऑफटेक आप किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक क्रेडिट ऑफटेक का सवाल है तो अभी तक क्रेडिट ऑफटेक तो सबड्यूड है। और इंटरेस्ट रेट का अगर आप देखें, अगर यील्ड देखें तो दे हैव गॉन अप। पुराना जो आरबीआई का भी जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट था, उसके बाद यील्ड्स काफी बढ़ गई हैं। 10 ईयर बेंचमार्क यील्ड 6.9 क्रॉस कर चुकी है। आई थिंक टुडे इट वाज 6.97%। तो डाइवर्जेंट ट्रेंड है। मेरे पास डिपॉजिट का फ्लो अच्छा है, क्रेडिट का ऑफ टेक अभी सबड्यूड है, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी करना संभव नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो दोनों तरफ का प्रेशर है, एक तरफ जो है यील्ड्स जो है दे आर गोइंग अप और दूसरी तरफ क्रेडिट ऑफ टेक नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट इस समय है मोर और लेस अभी इसी उसमें रहेंगे अगले 5-6 महीने तक। ठीक है, इसी रेंज में रहेंगे और टाइम पे स्पेसिफिक ऑफर या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बैंक जो है
पुश करना चाहते हैं, तो इस तरह की स्कीम्स तो आती रहती हैं और आती रहेगी। ठीक है सर, शुक्रिया आपका सी बिजनेस को समय देने के लिए, बताने के लिए कि कैटेगोरली अभी तो फिलहाल हाउसिंग के लिए है, लिमिटेड ऑफर के साथ होगा, लेकिन आगे चल के उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि आप ऑटो और ऑटो फाइनेंस पे भी शायद कहीं ना कहीं कुछ और हमको भी एक जो इम्पैक्ट हुआ है, आप देखिए बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखिए, SBI के रेट कट के बाद ऑलमोस्ट सारी ही जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना वो सारी प्रेशर में है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में दिन के निचले स्तरों पर HDFC प्राइवेट प्लेयर सबसे बड़ा प्लेयर है, ये टूट गया है। हालांकि सिर्फ दीवान हाउसिंग के ऊपर है, वो अलग अलग रीजन F&O की वजह से भी हो सकता है क्योंकि इसमें तो काफ़ी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप थे, लेकिन इस खबर का असर SBI को थोड़ा सा तेज और दूसरी कंपनीज को थोड़ा डाउन करते हुए चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निताशा शंकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निताशा, शुक्रिया समय देने के लिए। ये जो दूसरी अहम खबर है ना, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए, वो ऑटो को लेकर। मारुति ने जो दाम घटाए हैं, अब मान के चलें कि टाटा और दूसरी कंपनीज को भी कंपटीशन में उतरना होगा, क्योंकि ये सेगमेंट अब ऐसा हो गया है कि डिस्काउंट से ही अब गाड़ी बेच पाएंगे, क्योंकि कॉस्टिंग अब आपके हाथ में नहीं रह गया। कॉस्टिंग का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। तो ये जो इकोनॉमी सेगमेंट है उसमें मारुति ने जो अपने प्राइसेस गिराए हैं उसका एक डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आना चाहिए इंडस्ट्री में, क्योंकि बाकी जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनको दे विल हैव टू फॉलो सूट, अदरवाइज दे विल रिस्क लूजिंग मार्केट शेयर ओवर देयर। और इस सेगमेंट में ओवरऑल मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी कंप्रेस हो रहे हैं बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस का एक अपवर्ड इम्पैक्ट आया है। इन एडिशन टू दैट जो उनके कंपोनेंट्स हैं उसके भी प्राइसेस बढ़े हैं। जैसे जैसे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर अपने प्राइसेस पास थ्रू करते हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट अगर आप ओवरऑल मारुति का पोर्टफोलियो देखिए तो जिस तरह से उनकी जो नेक्सा सेगमेंट में जो उन्होंने मॉडल्स लॉन्च किए हैं उसका बेनिफिट उनको मिला है, तो इनके एटलीस्ट एज फार एज मारुति इज़ कंसर्न उस पर उतना सिग्निफिकेंट मार्जिन इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, विच इज़ वाई इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर देम। तो जो इकोनॉमी सेगमेंट में दे मे नॉट बी लुकिंग एट इट फ्रॉम अ मार्जिन परस्पेक्टिव बट मोर फ्रॉम अ वॉल्यूम परस्पेक्टिव, एंड द मार्जिन्स वुड कम इन फ्रॉम द नेक्सा सेगमेंट। सो इट्स पॉजिटिव फॉर देम एंड वी डू एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू दिस पॉजिटिव ट्रेंड टू कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल। जी चलिए, इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आज इम्पैक्ट इस समय देखने को मिल रहा है। एक बार जो परसेंटेज गेनर्स हैं, जहां पर कैश में है सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है, उन स्टॉक्स की सूची देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इन स्टॉक्स में अब क्या कोई ट्रेड देखिए, जिलेट सुबह से स्ट्रॉन्ग है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सुबह से स्ट्रॉन्ग, अब भी 9% ऊपर है। आज आइडिया अच्छा खासा चला है, करीब 7% ऊपर है। अनंतराज इंडस्ट्रीज़ और एक काउंटर है जो कि 7% ऊपर है। अंबुजा सीमेंट्स, HDIL, श्री इंफ्रा, वेल्सपेन, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। राकेश, इसमें अंबुजा सीमेंट्स ये चार्ट पर कैसा लग रहा है आपको? सुबह से बहुत अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। मीर अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट ACC भी अच्छा लग रहा है। ACC हमने शुक्रवार को टुवर्ड्स क्लोजिंग रिकमेंड किया था, अंबुजा में आज सुबह मॉर्निंग सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट मीर देखने की बात ये है, जितने स्टॉक्स के आपने नाम लिए उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है अनंतराज पे नज़र रखनी चाहिए। उस स्टॉक ने अगर आप देखें तो लंबे चार्ट पर आज पहली बार काफ़ी समय बाद तेजी पर आया है और हमने देखा है कि कई रियल एस्टेट काउंटर जैसे अजमेरा रियलिटी, आशियाना हाउसिंग, गोदरेज प्रॉपर्टीज, उनमें एक लंबा उछाल नीचे से देखने को मिला है। उस इंटेंसिटी का उछाल अनंतराज में अभी तक नहीं आया और अनंतराज के अंदर बड़े चार्ट्स के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इस ब्रेकआउट के लक्ष्य लगभग 77-80 के बैठते हैं, तो लगभग 15 रुपये का मूव मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। 60 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 80 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए अनंतराज को बाय करके चलना चाहिए। ये रियल एस्टेट कंपनीज में गौरव, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। डर यह है कि कल ये फिर F&O कर्व में ना चला जाए, क्योंकि ये शेयर यूजुअली F&O बैन में चला जाता है। तो आज ट्रेडर क्या करें, ये मानते हुए कि हो सकता है 1-2 दिन के अंदर F&O बैन में चला जाए, तो अभी पोजीशन से बाहर आ जाए क्या एक बार प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि 8% बहुत है इसका। जी थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक्स करना ही चाहिए। हमने देखा है कि यहीं पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी है, पिछली बार भी 1-2 बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली थी। हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली पोजीशन से बाहर आ जाना चाहिए। किसी के पास अगर ऑलरेडी है, नीचे में लिया हुआ है आज, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप पोजीशंस बनाए रख सकते हैं। अगर आज भी अगर F&O बैन में अगर आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत आई होगी। आज जिसने पोजीशंस ली है उनको उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, फ्रेश एडिशंस नहीं हो पाएंगे उसके अंदर। तो फिलहाल बने रहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। बाकी आप 2-3 या 159-158 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स को देखते हैं, वहाँ पर थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तो आइडिया तो है ही जो कि अच्छा मूव दे रहा है, इसके अलावा बाकी जो स्टॉक्स हैं उन पर भी
मूव अच्छा है। भारतीय एयरटेल करीब 2.25% ऊपर है और पूरा सेक्टर अब देखिए आरकॉम करीब 4% ऊपर है। नताशा, इसमें क्या पिक करना चाहिए इस मूव के बाद? ये अगर आपको टेलीकॉम ओवरऑल हम लोगों का व्यू उसके ऊपर न्यूट्रल ही है, क्योंकि जिस तरह से आरजीओ ने अपने प्राइसेस रखे हैं उसका एक कंपेटिटिव प्रेशर है जो कि सभी कंपनीज पे कंटिन्यू कर रहा है। एट द सेम टाइम द बैलेंस शीट्स आर आल्सो क्वाइट स्ट्रेच। लेकिन अगर तब भी अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक देखना है तो वी आर स्टिल पॉजिटिव ऑन भारती एयरटेल। कंपनी के जो अफ्रीका ऑपरेशंस हैं उसमें काफ़ी हद तक एक सुधार देखने को मिला है। कंपेटिटिव इंटेंसिटी जो इंडिया की है वो कंटिन्यू करनी चाहिए फॉर एटलीस्ट इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। लेकिन अगर कोई इंकम्बेंट एक्चुअली काउंटर कर सकता है और इस प्रेशर को सर्वाइव कर सकता है तो दैट कंपनी वुड बी भारती एयरटेल। लेकिन इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, डेफिनेटली नॉट फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। अगले हफ्ते कंपनी के रिजल्ट्स भी हैं तो उसका भी उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से इसके ऊपर competitive pressure आ रहा है, which we think would at least compress the margins for the India side of the business. कैनरा बैंक एक बार देखते हैं। इस बीच 214 करोड़ कंपनी का मुनाफा है कैनरा बैंक का, और अभी इनफैक्ट सबसे पहले आप देख ही रहे हैं ये नंबर्स इस समय। तो 214 करोड़ कंपनी का मुनाफा रहा है। अभी और देखते हैं डिटेल्स क्या निकल कर आती है, लेकिन एटलीस्ट जो पहला टिका है उसमें 214 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर, और एक तरीके से अच्छा टर्नअराउंड कहा जा सकता है कंसिडरिंग कि पिछली बार घाटे में थी कंपनी। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो एक अच्छा रुझान यहाँ पर कैनरा बैंक पर भी देखने को मिला है। लौटी है मुनाफे में बैंक करीब 0.25% ऊपर। खैर ये कुछ हद तक फैक्टर्ड इन था मार्केट में कि ये लॉसेस रिकवर करेंगे, फिर से मुनाफे में लौटेंगे, लेकिन कितना करेंगे इसे लेकर डिबेट था। तो प्राइमा फेसी कैनरा बैंक कैसा लग रहा है आपको इस समय, नताशा? Prima facie तो the numbers look much better, definitely better than expectation. ये expectation तो definitely थी कि losses से निकल के company profits में आएगी, but the profit number does look good. अब ये देखना पड़ेगा कि what has driven the profits. अगर in overall if it is because of the growth on the net interest income, improvement in net interest margin as well as lower provisions, then it would definitely be a good sign for the bank overall. लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए डिम्पी की जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो 400 करोड़ से भी ऊपर के आंकड़े की थी मुनाफे की। एंड सेकेंडली जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो रही है 2708 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 2374 करोड़। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा देखेंगे तो वो उम्मीद से बेहतर है, यानी उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। एंड सेकेंडली जो नेट एनपीए है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। 9.63% है वर्सेस 9.97%। ये ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है, और जो नेट एनपीए का आंकड़ा है उसे भी अगर आप देखें तो ये भी उम्मीद से बेहतर है। तो मुनाफा खैर उम्मीद से कम है, लेकिन जो बाकी पैरामीटर्स हैं उस पर अगर आप देखें तो ठीक ही रुझान देखने को मिल रहे हैं इस समय। कैनरा बैंक पर टेक्निकली क्या करेंगे राकेश आप? देखिए मीर, टेक्निकल स्ट्रक्चर कैनरा बैंक का बढ़िया है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रैली दिखा चुकी है। इनफैक्ट मीर मेरा ऐसा मानना है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस फ्लेवर रहेगा पूरी मे सीरीज़ के लिए, एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। कोई भी करेक्शन आए तो ना सिर्फ कैनरा बैंक, दूसरे पीएसयू बैंक्स भी बाय करके चला जा सकता है, और इस स्पेस से टॉप पिक इंडियन बैंक है, फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बार गौरव आप भी देखिए इसका F&O का डाटा भी देख लीजिए। कैनरा बैंक पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आप प्लस करेंगे अभी? मैं थोड़ा सस्टेन होने की वेट करूंगा मैं इसमें। 400 कॉल ऑप्शन थोड़ी कंसंट्रेशन वगैरह है, अगर 400 होल्ड करता है तो 395 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 415 420 के लेवल होंगे, या अगर सेफ प्ले कर रहे हैं तो आप 410 से 420 के कॉल ऑप्शन को भी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 420 की अगर मैं कॉल बाय करता हूँ तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखूँ? 420 का कॉल का भी रेट मेरे पास 7 रुपये के आसपास आ रहा है गौरव। मेरे हिसाब से 5 से 5.5 शुड बी गुड इनफ, क्योंकि 395 जैसे मैंने कहा इमीडिएट सपोर्ट है। तो 395 अगर आता है यहाँ से 5 रुपये आता है तो कंसिडरिंग इसका डेल्टा 0.3 के आसपास होगा, तो 5 साढ़े 5 तक एक बार अटकना चाहिए फिर ये। ठीक है, देखिए जो नेट एनपीए है ना वो रहे हैं 6.33%, जबकि ये था 6.72%, और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो रहा है 12.86% के आसपास का। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एटलीस्ट अब तक जो नंबर्स आए हैं उसमें बाज़ार को कम से कम कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसके आधार पर
नेगेटिवली रिएक्ट किया जा सके। Yes. और ये PSU बैंकिंग स्पेस इनफैक्ट जो राकेश कह भी रहे थे कि ये मई की सीरीज में हो सकता है ये फ्लेवर ऑफ द सीजन रहे। आप बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखिए, जिस तरह का रुझान देखने को मिला। हमने नतीजों के बाद ICICI को देखा, हमने नतीजों के बाद एक्सिस को देखा, फेडरल बैंक तो देखिए किस तरह से खैर चल ही रहा है। तो ये इनफैक्ट सडनली देयर इज सो मच ऑफ वाइब्रेंसी कि इसी की वजह से ये लगता है कि मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे अगर कुछ होता भी है मार्केट में फॉर एनी रीज़न, अगर थोड़ा बहुत फिसलता भी है ये, तो बैंकिंग स्टॉक्स कैन एक्चुअली सपोर्ट इट। ठीक है, इस बीच डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको प्लस ही करें। जहाँ तक डिलीवरी वॉल्यूम है, हालांकि वो थोड़ा कम है, रिजल्ट की वेट कर रहा, अभी नंबर्स आए हैं। राकेश की बात समझी जा सकती है, गौरव की बात, और साथ ही नताशा ने भी ये कहा है कि एक बार कैनरा बैंक को होल्ड किया जाए। अब ये करीब 0.25% ऊपर है, अगर आप होल्ड कर लें तो कम से कम आपको 1 से 1.5% का मुनाफा तो अभी अभी हो गया। इसको आप होल्ड कीजिए, डेरिवेटिव्स ठीक है इसके। एक चीज़ और ध्यान रखिए, 420 की कॉल अगर आप लेना चाहें तो ले लें, 7 रुपये की मिलेगी आपको, 5 रुपये का लगा लीजिए इस पर स्टॉप लॉस, तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है यहाँ पे। इस पे ध्यान रखा जाए। 402 भी चल रहा है, 420 की कॉल है, 7 रुपये की। कम पैसे में अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 420 की कॉल आप देख सकते हैं। नताशा, इस बीच अगर कैनरा बैंक और ICICI बैंक दोनों के नंबर्स आपके सामने रख दिए जाएं और एक ही चुनने के लिए कहा जाए, तो अब आप ICICI बैंक को चुनेंगे या फिर कैनरा बैंक को? आई थिंक जिस तरह से NPAs कम किए हैं कैनरा बैंक ने, एंड गिवन द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कैनरा बैंक लुक्स रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू ICICI, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। बैंकिंग स्पेस से देखेंगे। एक बार SBI पे तो बात हो चुकी है, एक बार पंजाब नेशनल बैंक भी राकेश आप देख लीजिए, क्या ये भी अभी पोजीशन लेने लायक है शेयर? एक यूनियन बैंक भी दिखेगा, इसके भी नंबर आने, कल आएंगे इसके यूनियन बैंक के नंबर। देखिए डिम्पी, एंटायर PSU बैंकिंग स्पेस, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सबका एक टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 1-2 दिन का व्यू ना बना के पूरी अगर सीरीज़ का व्यू बना के बाइंग की जाए तो एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस और साथ में एक अच्छे मुनाफा मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज दूसरा सेगमेंट जो चल रहा है उसमें एक हमने देखा है कि सीमेंट स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट देते हुए दिख रहे हैं। अंबुजा और ACC दोनों के अंदर खबर कि मर्ज हो सकते हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं, पहले सेल की रिपोर्ट थी, मैं आपको इस तरीके से बताऊं, अब आउट परफॉर्मर की रिपोर्ट आ गई है और सबके टारगेट करीब करीब यहाँ से 25-30% तक बढ़ाए गए हैं। अंबुजा और ACC पे आपका रिएक्शन क्या है नताशा? अगर ऐसा मर्जर होता है, ये दोनों विले कर जाती कंपनीज, तो दोनों के ही स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट होगा, बने रहे इसमें? डेफिनेटली अगर ये मर्जर होता है तो दोनों ही के स्टेक होल्डर्स के लिए ये बेनिफिशियरी रहेगा। इनफैक्ट देयर वुड बी अ लॉट ऑफ सप्लाई चेन बेनिफिट्स दैट दे शुड गेट, जिसकी वजह से कि एक मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है, एंड प्लस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंसोलिडेशन, जिसकी वजह से उनको प्राइसिंग बेनिफिट मिल सकता है। दैट विल बी अनदर अपसाइड। वी वुड रिकमेंड रिमेनिंग पॉजिटिव ऑन बोथ द स्टॉक्स, ACC एज वेल एज अंबुजा। इस बीच एक बार मदरसन सुमी को देखते हैं। आई थिंक आज आपने सुबह कॉल भी की, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने नाम लिया और मुस्कुराना शुरू कर दिया। असल में हमने सुबह कॉल दी थी इस पे कि 412 तक का टारगेट लग जाएगा। 410 तो आपको मिलेगा पहुंच ही गए आप ऑलमोस्ट 412 तक, जो आपका टारगेट था वहां तक, 410-412 पर। एक DLF भी दी थी मिहिर, वो सुमित ने आपको नहीं जानकारी दी, हमने DLF भी कॉल दी थी और उसमें 195 की आपको दिए था स्ट्राइक प्राइस की कॉल। उस समय वो 6 रुपये की थी, 11 रुपये था, वो टारगेट हिट हो गया। और आपको बताएं, एक लॉट पे 30,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है, यानी कि हाँ, एक लॉट पे 30,000, 5,000 का लॉट है, उसमें 6 रुपये बने। अरे वाह! तो आज उस पर 30,000 रुपये पर लॉट का बेनिफिट उस कॉल के जरिए भी आपको मिला है। DLF और मदरसा सुमी दोनों ने आज काफ़ी अच्छा साथ दिया। ये अभी 196 ये फ्यूचर है, इसकी 195 की कॉल आपको करीब करीब अभी 11 रुपये के आसपास शायद दिख जाएगी। 11 का हाई लगा है, हमने 6 रुपये भी दी थी वो कॉल। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है। ये दोनों आई थिंक चार्ट पर भी अच्छे दिख रहे होंगे राकेश, DLF और मदरसन सुमी। बिल्कुल, मदरसन सुमी तो मीर काफ़ी समय से अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट अगर कोई किसी का लंबी अवधि का नज़रिया है तो भी मुझे लगता है लेट नहीं हुआ है। DLF के अंदर आज ही एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 193 के ऊपर, और ऊपर में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इसी सप्ताह में 206, 208 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर भी आप देखिए जो कि एक अच्छा प्ले दे सकते हैं। आप देख सकते हैं आइडिया हालांकि मिहिर ने भी बात की है। एक HDIL और देखिए, लेकिन आज जयश्री टी के नंबर्स भी आए हैं, मैनेजमेंट मेरे साथ है, एक बार पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर HDIL के बारे में बातचीत करेंगे। मिस्टर महेश्वरी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। इस बार के जो नंबर्स आए हैं ना सर, इसमें थोड़ा सा रेवेन्यू स्लाइड कर गया है, कुछ खास वजह सर?
मिस्टर महेश्वरी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? एक तो कारण यह है कि मार्च की क्रॉप काफी डाउन थी अच्छा जी। और प्राइसेज में जनरल देयर वाज अ स्लम्प, सो दैट इज व्हाई। बट इफ यू टेक इन दी if you take total, let's say 134 crore to total revenue is 130 crore. Sugar, of course, is no more with us because sugar has been demerged now last year from 1st April. Otherwise, without sugar, if you see, the figures are perfectly all right. Our revenue is more. Only thing is profit levels are down by around 5 crores rupees for the simple reason that our March crop is down, and so also the prices were down. But in the first quarter, FY18, situation is much better now, and it has come to the normalcy. Right. So first quarter we can expect a good turnaround. सो मिस्टर महेश्वरी, ये जो टर्न अराउंड जिसकी आप बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में जो देखने को मिल सकता है, इसे आप एक्सटेंड होता देख रहे हैं क्या अगले 2-3 क्वार्टर के लिए? आपकी एबिटा एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्या है कि प्लांटेशन में जो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर आर द बेस्ट रिजल्ट. फोर्थ क्वार्टर फॉर द सिंपल रीजन कि वी डोंट हैव प्रोडक्शन and we have all the expenses, so the profitability will always be under pressure. But situation is much better now, and prices have also started coming up because March crop was low. So overall मेरे को उम्मीद है कि जो पहला क्वार्टर आएगा उससे सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी वर्सेस लास्ट ईयर. और हमारी बाकी यूनिट भी ठीक कर रही है, शुगर ठीक कर रही है, केमिकल ठीक कर रही है, तो कंपनी पूरे रूप में आप देखें तो शुड डू मच बेटर. ठीक है सर, एक बहुत छोटा सा सवाल. एक तो ग्रीन टी वाला सेगमेंट ये कितना ग्रोथ दे रहा है आपको, और दूसरा एक्सपोर्ट कितना करते हैं आप? किसका क्या ग्रोथ दे रहा है सर? ग्रीन टी जो आपका प्रोडक्ट ग्रीन टी सर. ग्रीन टी पे देखिए, ग्रीन टी वी प्रोड्यूस इन आवर दार्जिलिंग गार्डन एंड 2 gardens इन आवर डुआर्स. तो ग्रीन टी का देखिए ग्रोथ तो अच्छा है पर बेस बहुत छोटा है, इसलिए टोटल ओवरऑल अभी टोटल इंडिया में आज 20 मिलियन किलोग्राम ग्रीन टी का कंज्यूम होता है और टोटल प्रोडक्शन 1200 मिलियन है. तो ग्रीन टी इज इन अ वेरी 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 यंग स्टेज नाउ, बट गोइंग अप. वी आर आल्सो मेकिंग ग्रीन टी इन आवर दार्जिलिंग, ऑर्गेनिक ग्रीन टी वी मेक, and in Duars garden we make green tea which is having good demand. ठीक है, बिल्कुल. चलिए महेश्वरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. डिमांड में होगा क्यों नहीं. ये आपको बता दें मीर का फेवरेट ब्रांड है, और जब भी हम चाय पियेंगे ग्रीन टी जब भी चाय पता भी नहीं इनकी कौन सी ब्रांड है. जब भी चाय मांगेंगे तो हमेशा मीर ग्रीन टी ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली पूछा कि ग्रीन टी को लेकर आउटलुक क्या है कंपनी का. खैर चलिए, आज डिमांड में और एक चीज़ भी है और वो भी बहुत अच्छी, वो है हुडको. इसका आईपीओ आज खुला है और रिटेल में जिस तरह का रिस्पांस मिला है डे 1 पे, आई थिंक एक तो देखिए प्राइसिंग भी अट्रैक्टिव है, ऊपर से रिटेल के लिए डिस्काउंट है यहाँ पर 2 रुपये प्रति शेयर का. लेकिन अब सब्सक्रिप्शन जिस तरह का देखने को मिला है हुडको पर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस पर नज़र रख सकते हैं. नताशा, आपकी रिकमेंडेशन क्या है, व्यू क्या है हुडको के आईपीओ पर? We have an apply on Hudco. कंपनी एक नीश एरिया में है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मोनोपोली में है, उसका कोई और कंपेटिटर नहीं है, एटलीस्ट इन होलसेल फाइनेंसिंग. देयर फोकस ऑन ओनली लेंडिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज देयर एजेंसीज, उसकी वजह से उनका रिस्क भी काफ़ी हद तक मिटिगेटेड रहता है. कंसिस्टेंट उनका परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग भी है. इंटरेस्ट रेट का डेफिनेटली एक रिस्क है, लेकिन वैल्यूएशंस जो हैं इतने अट्रैक्टिव हैं कि इट लुक्स good at these levels, and we have recommended an apply on it. ठीक है, 2 शेयर हमने निकाले हैं डेरिवेटिव से. एक तो MRPL, ये कई दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि ऐसी ट्रैजेक्टरी के अंदर आ गया, यहाँ से बड़ा मूव दे सकता है, हो सकता है 150 रुपये का भी हो जाए, अभी 133 चल रहा है. दूसरा एक HDIL, मार्केट में बात यह है कि 100 के ऊपर चला जाएगा, 120 भी जा सकता है. गौरव, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे. HDIL अगर मेरे को 220 जाना है तो मैं क्या भी प्लस कर लूँ, अगर तेज़ी से जल्दी से ऊपर नहीं जाएगा तो ऑप्शन के ज़रिए भी जा सकता हूँ. दूसरा MRPL, क्या इसको प्लस कर सकता हूँ, यहाँ पे 150 का मेरा टारगेट है. MRPL आप ज़रूर यहाँ से एक बाय कर सकते हो. थोड़ा कल फ्राइडे को अगर आप देखेंगे ना, टॉप गियर था, शॉर्ट्स तब बने थे, आज शॉर्ट करने के साथ में फ्रेश लॉन्ग्स भी दिख रहे हैं, तो ब्रेकआउट के कगार पे भी है. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं MRPL. ये थोड़ा सेफर बेट है, 131 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं. इसको BTST ट्रेड भी ले सकते हैं, और इसको 3 या 4 दिन का मोमेंटम प्ले आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और रही बात HDIL की, तो मैं बहुत ज़्यादा गंगो नहीं हूँ HDIL में. अगर आप देखेंगे ये उसके रिवर्सल जोन्स हैं,
94-95 के बाद 2 या 3 बार हमने देखा है थोड़ा एग्जॉशन चालू हो जाता है। यहाँ पे पहले राइडिंग वगैरह भी हुई थी, तो अगर किसी को अग्रेसिव स्टांस लेना है तो 94-95 अगर आता है स्पॉट में तब आप उसको ले सकते हैं। देन यू कैन प्ले फॉर 100-205 लेवल्स। यहाँ पे अगर किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो जो सेफर वे होगा वो ऑप्शन के ज़रिए होगा। आप 100 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, वो होगा। और अगर रियल एस्टेट प्ले में काम करना है तो उससे अच्छा जो पैटर्न है वो डीएलएफ का, तो थोड़ा भी अगर 2 या 3 रुपये की गिरावट अगर डीएलएफ में आज दिखती है तो उसको आप बाय कर सकते हैं, या उसका आप 210 वाला कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच एक बार मिड कैप गेनर्स को देखते हैं। मिड कैप इंडेक्स अभी भी ऑलमोस्ट 122 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो हाई इसने हिट किया था ना वहाँ से बस 20-22 पॉइंट नीचे है, लेकिन मोमेंटम आप देखिए अच्छा देखने को मिल रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। इसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 9.5% ऊपर है, डीएलएफ है जो कि 5.5% है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आरकॉम, एम्फेसिस, आईसीआईसीआई प्रू, सीईएससी, दीवान हाउसिंग, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये आईसीआईसीआई प्रू, ये चार्ट्स पर राकेश आपको कैसा लग रहा है? 2 हफ्ते से लगातार काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है इसने। मीर काफ़ी अच्छा लगता है, बट इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को मौजूदा स्तरों पे बाय करना चाहिए। 405, 406 के अराउंड 387 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 434, 435 के लेवल्स मुझे लगता है इसी महीने में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं।